प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर अविनाश कुमार लाल, अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय पटना तराई, पॉलिटिकल साइंस का मैं सहायक प्राध्यापक हूँ। मुझे एमए 4 सेमेस्टर के पहले प्रश्न पत्र के यूनिट 3 के दूसरे चैप्टर में से पर्यावरण और आतंकवाद पे आपसे चर्चा करने के लिए कहा गया है, जिम्मेदारी मिली है। और मैं फिर से निवेदन करूंगा कि आप जब भी कोई भी वीडियो लेक्चर या किसी भी विद्वान साथियों के आप लेक्चर सुनते हैं, देखते हैं, तो अपने नोट्स, अपनी बुक्स, अपने पेन, नोटबुक तैयार रखें। और लेक्चर्स के दौरान जो डिस्प्ले में हमारे मोबाइल नंबर आते हैं उसे भी आप बड़े ध्यान से देखें और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। पर्यावरण और आतंकवाद दोनों ही विषय को, यदि आप पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं तो आतंकवाद के बारे में, और नहीं तो भी आप फर्स्ट ईयर में पर्यावरण के बारे में पढ़ा है और मेरे ख्याल से 11th-12th में पढ़ा है। जब मैं इसके बारे में और देख रहा था कि क्या नई बात आपको बताया जा सके इंटरनेट के माध्यम से, विकिपीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के विभिन्न लेक्चरों द्वारा, विभिन्न प्रकार कंपटीशन जो एग्ज़ाम्स सेंटर्स हैं IAS IPS के बड़े बड़े, उनके जो यूट्यूब्स, उनके लेक्चर्स के जो यूट्यूब देख रहा था मैं, तो मुझे कुछ नई जानकारी मिली और मैंने सोचा कि आपसे शेयर किया जाए जो आपके फ़ायदे की है। पर्यावरण तथा आतंकवाद दो विषय हैं, लेकिन वर्तमान में पर्यावरण को जो सीधे सीधे नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो आतंकवादी गतिविधियों से पहुंचाया जा रहा है। आतंकवाद के द्वारा जो बम, तेज विस्फोटक पदार्थ, बेहद ज्वलनशील पदार्थ यूज़ किए जाते हैं, जिससे बहुत त्रासदी होती है, विभीषिका बहुत होती है और उसका सीधा असर पर्यावरण पे होता है। इस लेक्चर के दौरान मैं आपको 9/11 की घटना से, पुलवामा कांड की घटना से बहुत सारी जानकारी आपको दूंगा। उसे ज़रूर है कि आप अपने नोट करें, ताकि आपको कंपटीशन एग्ज़ाम की जो भी तैयारी करते हैं तो भी काम आएगा, और एनुअल एग्ज़ाम में जब आप लिखते हैं तो नई जानकारियों के साथ यदि उदाहरण सहित आप आंसर को लिखते हैं तो हम जांचने वाले जो प्रोफेसर्स होते हैं वो चाहते हैं कि बच्चों को कॉमन सेंस या नई जानकारी से रूबरू हो, ताकि उनके उदाहरण पुख्ता हो। जो उदाहरण के लिए अभी कोई एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता आतंकवाद की घटना पे, और आप इंदिरा गांधी की हत्याकांड या उसके पहले के आतंकवाद गतिविधियों को लिखते हैं तो जानकारी ठीक है, लेकिन वर्तमान इन घटनाक्रम को जोड़ते हुए लिखते हैं तो उसका फ़ायदा आपको बेहतर होगा, क्योंकि आपके विषय का नाम ही है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और समसामयिक मुद्दे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण तथा आतंकवाद। हम इसमें पर्यावरण को सबसे पहले देखें। मैं बहुत जल्दी इसको आप जानते हैं। पर्यावरण अंग्रेजी में जिसे एनवायरनमेंट कहते हैं, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परि जो हमारे चारों ओर है, आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुआ है। पर्यावरण सभी भौतिक, रासायनिक, जैविक कारकों की एक इकाई है जो किसी जीवधारी या परितंत्री आबादी को प्रभावित करता है, उनके रूप को प्रभावित करता है, उनके जीवन को प्रभावित करता है, उनको जीविता की परिभाषा के अंतर्गत रखने को तय करता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्व, तथ्य, प्रक्रियाएं, घटनाएं की सामूहिक निर्मित इकाई को और हमारे चारों ओर जो व्याप्त है, इन सभी क्रियाओं को पर्यावरण में प्रभावित करते हैं। इस प्रकार एक जीवधारी और उसके पर्यावरण के बीच एक ऐसा संबंध होता है जो उसके जन्म काल से लेकर मृत्यु काल तक रहता है। पर्यावरण जैविक संगठनों को में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़ों से लेकर सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे आते हैं। इसके साथ इसमें जुड़ी हुई सारी जैविक क्रियाएं, प्रक्रियाएं, अजैविक संगठक, जीवन रहित तत्व, इनमें जुड़ी हुई प्रक्रियाएं, चट्टानें, पर्वत, नदी, हवा, जलवायु इत्यादि तत्व भी समाहित हैं। पर्यावरण का सीधा संबंध प्रकृति से है और अपने परिवेश में हम तरह तरह के जीव जंतु
पेड़ पौधे, अन्य सजीव निर्जीव वस्तुएं को पाते हैं। ये सब मिलकर पर्यावरण की रचना करते हैं। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि आजकल पर्यावरण पे ज़्यादा चर्चाएं होती है, पर्यावरण संरक्षण पे ज़्यादा चर्चा होती है, पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने की ज़्यादा चर्चा होती है? कारण क्या है? जैसा अभी मैंने कहा कि पर्यावरण का सीधा संबंध प्रकृति से है, और मनुष्य जो है अपने स्वार्थ के लिए, अपनी धनलोलुपता के लिए प्रकृति से खिलवाड़ करता है। प्रकृति के साथ ना रहते हुए प्रकृति को तबाह करते हुए रहने की कोशिश करता है, जिसका सीधा उदाहरण हमको मिलता है पर्यावरण में प्रदूषण, जिसके बारे में आपने बहुत पढ़ा है। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे भौतिक, रसायन, जीव आदि विषय में मौलिक सिद्धांतों और उसके संबंध में प्रायोगिक विषयों का अध्ययन किया जाता है, परंतु आज की आवश्यकता है कि पर्यावरण में विस्तृत अध्ययन के साथ साथ इससे संबंधित व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया जाए। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जिस प्रकार विज्ञान के विषयों में, चाहे भौतिक हो, केमिस्ट्री हो, जीव विज्ञान हो, जीवलॉजी हो, बॉटनी हो, इसमें प्रायोगिक विषयों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन आज की आवश्यकता है कि पर्यावरण में विस्तृत अध्ययन के साथ साथ इससे संबंधित व्यवहारिक ज्ञान को विस्तृत रूप से उस ज्ञान पर बल देते हुए, उस ज्ञान को फोकस्ड करते हुए हमें शिक्षा देनी चाहिए और दी जानी चाहिए और देनी भी चाहिए। आधुनिक समाज को पर्यावरण से संबंधित समस्याओं की शिक्षा व्यापक स्तर पर दी जानी चाहिए। साथ ही से निपटने, बचाव के उपाय की जानकारी भी देनी चाहिए, ताकि हम पर्यावरण प्रदूषण से फारिग हो सकें, बच सकें। आज की मशीनी युग में जबकि व्यक्ति भी मशीन के जैसा होता जा रहा है, प्रदूषण एक अभिशाप के रूप में हमने खुद पैदा किया है, जो हमारे लिए ही बहुत आगे चलकर त्रासद का रूप धारण करेगा। संपूर्ण विश्व में गंभीर चुनौती है और पर्यावरण को पूरा विश्व मिलकर इसे दूर करना चाहता है। इस उदाहरण के लिए प्रथम विश्व युद्ध के समय जब मानव का अहित हुआ और लोगों ने सोचा कि फिर से हम विभीषिका में न फंस जाए, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में लीग ऑफ नेशन बनाया गया, और उसके बाद लीग ऑफ नेशन के फेल होने के कारण, उसके कारण अलग है, उसकी अलग स्टडी होती है। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ, और संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद में सभी लोगों ने मिलकर सोचा कि तृतीय विश्व युद्ध से कैसे हम रोकें, अपने आप को कैसे बचाएं, और इसके लिए फिर बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे नियम, बहुत सारे नीतियां बनाई गई, बहुत सारे विषयों पर चर्चाएं हुई, और ये लगने लगा कि कहीं तृतीय विश्व युद्ध हो गया कि मानव नाम का जो जीव है वो समाप्त ना हो जाए, क्योंकि लोगों ने बहुत सारे बम, बहुत सारे ऐसे हथियार बना लिए थे। हिरोशिमा, नागासाकी का उदाहरण आपके सामने है। तो इस सारे घटनाक्रम के कारण विश्व राजनीतिक पटल पर, विश्व राजनीतिक मंच पर सारे देश मिलकर एकजुट होकर बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। इसलिए ही विश्व में आजकल बहुत सारे संगठन दिखाई देते हैं, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, अफ्रीकी संघ हो, सार्क हो, आसियान हो, अरब लीग हो, राष्ट्रकुल हो, यूरोपीय संघ हो, G8 हो, G20 हो, और इसी तरह अभिकरण भी बनाए गए, यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय बनाए गए, मानवाधिकार समिति बनाई गई, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल बोर्ड बनाए गए। इसी प्रकार से समुद्री सुरक्षा, नाटो, नभ सुरक्षा इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीजें। कालांतर में धीरे धीरे लगने लगा कि मनुष्य जो है विकसित राष्ट्र के समकक्ष खड़े होने के लिए या अपने आप को विकसित बनाने के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाना किया। जंगल के जंगल काट दिए गए, बहुत सारे विकास के काम के नाम से बहुत सारे पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया गया, बहुत से प्राणी विलुप्त होने लगे। आज हम एक उदाहरण दें, अपन गौरैया मोबाइल टावर के कारण दिखाई नहीं देती है, पहले घर घर में गौरैया की चहचहाहट सुनाई देती थी। ये सब पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण है। तो ये है पर्यावरण और पर्यावरण के होने वाले प्रदूषण, जिसके पूरी तरह से जिम्मेदार हम खुद हैं। इन संगठनों के मध्य एक महत्वपूर्ण रिश्ता होता है। अपने जीवन निर्वाह के परस्पर निर्भर रहते हुए जीव जगत में यद्यपि मानव सबसे अधिक सचेतन और संवेदनशील प्राणी है, तथापि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन जीव जंतुओं, पादप
वायु, जल, भूमि पर निर्भर रहता है। मानव के परिवेश में पाए जाने वाले जीव जंतु पादप वायु, जल, भूमि, पर्यावरण की संरचना करते हैं और इसका दोहन यदि हम नियमता ना करें, इसका दोहन यदि हम नियम के अनुसार ना करें तो ये प्रदूषण के ऊपर कहलाता है। प्रकृति कभी कभी हमसे कहती है कि तू मेरे साथ रहे, मेरे साथ चल। वो नहीं चाहते कि हमारा नुकसान हो और हम प्रकृति के विरुद्ध प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हुए चलते हैं। इसलिए प्रकृति कभी कभी जरा सा हिल जाती है तो हम उसे भूकंप कहते हैं, भूईडोल कहते हैं और त्राही त्राही हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, पर्यावरण प्रदूषण पे छोटी सी चर्चा। अगले टॉपिक पे हम आतंकवाद पे आएंगे। मित्रों, अभी हमने पर्यावरण पे चर्चा देखी, अब देखते हैं आतंकवाद। आतंकवाद हिंसा का एक गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने के लिए आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। अतः एक सामाजिक मुद्दा बन चुका है। इसका इस्तेमाल आम लोगों और सरकार को डराने धमकाने के लिए होता है। लोगों का समूह जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं उन्हें आतंकवादी कहते हैं। आतंकवाद हिंसात्मक गतिविधि होती है। अगर कोई व्यक्ति या कोई संगठन अपने आर्थिक, राजनीतिक और विचारात्मक लक्ष्यों को की प्रतिपूर्ति के लिए देश या देश के नागरिकों की सुरक्षा को निशाना बनाता है तो उसे आतंकवाद कहते हैं। गैर राज्य कारकों द्वारा किए गए राजनीतिक और वैचारिक हिंसा भी आतंकवाद की श्रेणी में आती है। अब इसके तहत गैर कानूनी हिंसा को भी आतंकवाद में शामिल कर लिया गया है। अगर इसी प्रकार की गतिविधि आपराधिक संगठन चलाने या उसे बढ़ावा देने के लिए की जाती है तो सामान्यतः उसे भी आतंकवाद कहते हैं। यद्यपि इन सभी कार्यों को आतंकवाद का नाम दिया जा सकता है, आतंकवाद माना जा सकता है, यद्यपि इन सभी कार्यों के द्वारा सीधे सीधे मानव का अहित होता है, मानव संपत्ति का अहित होता है, जीवों का अहित होता है। आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, ना कोई भाषा होती है, ना कोई चेहरा होता है। फिर से, आतंकवाद की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई भाषा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। आतंकवाद को किसी भी धर्म से जोड़ा जाना गलत है। आतंकवाद के बारे में हम लगातार न्यूज़पेपर पे हम पढ़ते हैं और मेरा ये मानना है दोस्तों, आप युवा हैं तो जैसे विवेकानंद भी कहते थे और बहुत सारी बातें होती है कि युवाओं और खासकर भारत के युवाओं के सिर पर बर्फ होनी चाहिए, जबान पर शक्कर होनी चाहिए, सीने में आग होनी चाहिए और पैर में चक्का होना चाहिए। मतलब शांत दिमाग होना चाहिए, धीर होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, मीठी जबान होनी चाहिए। सीने में वो आग होनी चाहिए जो किसी के बरगलाने से ना सुलगे, बल्कि वो सुलगे जिससे देश का हित हो सकता हो, युवाओं का हित हो सकता, आपका हित हो सकता हो। और पैर में चक्का होना, चलायमान होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए और उन्हें गतिशील होते हुए बहुत सारी बातों को आगे लेके आना चाहिए और आगे आते हुए बहुत सारी बातों पर अच्छे तर्क करने चाहिए और तर्क के द्वारा अच्छे निष्कर्ष निकालने चाहिए। आतंकवाद गतिविधि में लिप्त आप आंकड़े देखेंगे, आप जाएंगे तो मालूम चलेगा आपको कि आतंकवाद में 7 साल के युवा से लेकर 70 साल के लोग तक शामिल हैं। 7 साल का युवा, जिसको मैं युवा कह रहा हूँ, कैसे आ गया आतंकवाद गति में, जबकि पूरी तरीके से वो मानव अहित का काम कर रहा है। फिर जवान, बहुत सारे जवान उसमें हैं, युवतियाँ उसमें हैं। आपने मानव बम के बारे में सुना, राजीव गांधी हत्याकांड से लेकर सुना, संसद का आक्रमण सुना आपने, हमारे यहाँ मुंबई में जो अटैक हुए उसके बारे में सुना, 93 बम धमाका आपने सुना। बहुत सारी बातें आपने सुनी हैं, देखी हैं, समझी हैं, पर उसमें उसके पीछे कारण ये है, मैंने पहले कहा कि उसका कोई चेहरा नहीं। चेहरा इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पीछे एक दिमाग काम करता है जो विध्वंसकारी दिमाग होता है। और ये आतंकवादी गतिविधियों में ऐसे विध्वंसकारी जो आका होते हैं, जो उनको बरगलाते हैं और बरगला के उनको सामने लाते हैं, ऐसे लोग होते हैं। जैसे
9/11 की घटना, उसामा बिन लादेन की बात करें तो इतनी बड़ी बिल्डिंग ट्विन टावर जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से प्रसिद्ध बिल्डिंग, बहुत बड़ी मजबूत बिल्डिंग जिसके लिए अमेरिका गर्व करता था, चंद मिनटों में उसे धराशायी कर दिया गया। उसके पीछे कारण क्या था? जो विमान लेके जो चलाने के लिए जिन्होंने अपहरण किया युवा, वो कौन थे? वो किस उद्देश्य को लेकर चल रहे थे? किस प्रकार से उनका माइंड वॉश किया जाता है कि वो आतंकवादी गतिविधि में भाग लेते हैं? तो ऐसे सारे कृत्य जो मानव का हित करे, जो किसी राज्य का हित करे, राजनीतिक और वैचारिक अहितकारी दिमाग यहाँ पर काम करता है, ऐसे सारे कृत्य आतंकवादी गतिविधि में कहलाते हैं। अब हम देखेंगे मानव द्वारा पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। 5 मुझको पुस्तक से मिले हैं और 6वां मैंने जो अभी बनाया है रिसर्च के द्वारा। मानव द्वारा पर्यावरण को प्रभाव डालने वाले कारक होते हैं, पहला खनन, माइनिंग, दूसरा औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीसरा आधुनिक कृषि, आधुनिक कृषि, मॉडर्न एग्रीकल्चर, चौथा शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, 5वां आधुनिक प्रौद्योगिकी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये 5 प्रमुख कारण हैं जिससे पर्यावरण को हम मानव प्रभावित करते हैं। अब एक नया जो प्रभाव, जो विध्वंस है, जो त्वरित प्रभाव डालता है, वो है आतंकवाद और उनके हमले, टेररिज्म अटैक। इस पे चर्चा बहुत जरूरी है क्योंकि खनन, जब हम कोई माइंस खोदते हैं, बहुत बड़ा एरिया जो है हम भूमि का खोदते हैं, उसमें से हम मिनरल्स निकालने की कोशिश करते हैं, कोयला निकालने की कोशिश करते हैं। इसके पहले जब मैं कोरबा में 20 साल सर्विस किया, मैंने देखा कि बड़े बड़े एरिया जो है वो खोदे जाते हैं, वहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं, फिर उसको पाटा जाता है और अंडरग्राउंड माइन से अंदर भूमि खोखली होती जाती है और कोयले निकले जाते हैं और निकाले जा रहे हैं। इसका चरमरी मेरी पोस्टिंग, वहाँ मैंने देखा कि 6, 7, 8 महीने वहाँ पर रोड बदल जाती थी क्योंकि माइंस बढ़ता जाता था और अचानक क्षेत्र चेंज हो जाता था। वहाँ जंगल तबाह हो रहे हैं विकास के नाम से, माइनिंग के नाम से। माइनिंग के द्वारा कोयले और डोलोमाइट और बहुत सारे ऐसे मटेरियल, रॉ मटेरियल निकाले जाते हैं जिससे उद्योग चलते हैं। दूसरा कारण औद्योगिकरण है। बड़े बड़े उद्योग बिना कोयले के चलेंगे नहीं। तो औद्योगिकरण के बढ़ावा देने से जहाँ एक तरफ मानव का विकास होता है, वहाँ पर पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा आधुनिक कृषि, पेस्टिसाइड के बारे में जानते हैं आप, कीटनाशक के बारे में जानते हैं। आधुनिक कृषि में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आजकल, क्योंकि आजकल फास्ट ग्रोइंग फसल चाहिए हमको, तेज़ी से बढ़ने वाले फसल चाहिए। बहुत तेज़ी से हम उसको पर्यावरण नुकसान पहुँचा रहे हैं। पर्यावरण नुकसान के साथ साथ मनुष्य शरीर भी तबाह होते जा रहा है क्योंकि हर सब्जी, हर फल में आप पेस्टिसाइड पाते हैं। फिर शहरीकरण, तेज़ी से शहरों का विकास हो रहा है, तेज़ी से कॉलोनी डेवलप हो रहे हैं। आप देखिए आज से 5 साल का पहले का रायपुर बिलासपुर क्या था और अभी का रायपुर बिलासपुर भिलाई शहर क्या है। आपका गांव ही देख लीजिए, जब गांव जाते हैं तो मालूम चलता बहुत कुछ चेंज हो गया। तो तेज़ी से बढ़ता हुआ शहरीकरण, रोड जो बनाई जा रही है, 4 लेन जो बनाए जा रहे हैं, पहले हम 2.5-3 घंटे में रायपुर पहुँचते, सब 1.5 घंटे में पहुँचते, तो रोड चौड़ी होती जा रही, 6 लेन 4 लेन बनते जा रहे हैं। और एक आधुनिक प्रौद्योगिकी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इससे बहुत नुकसान होता है। और 6वां जो मैंने अभी देखा है वो है आतंकवाद, इनके हमले। बहुत तेज़ी से इनके जो विस्फोट करने के बम बनाए जाते हैं और बम की तरह जो फेंके जाते हैं, बम तबाह होता है, पर्यावरण तबाह होता है, जीव जंतु तबाह होते हैं, जैविक चीज़ें तबाह होती, मनुष्य तो हताहत होते ही, साथ ही बड़े एरिया में पर्यावरण को नुकसान होता है। ये सब बातें हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। हम अब जो 6वां पॉइंट जो मेरा टेररिज्म अटैक था उसके बारे में चर्चा करते हैं अगले स्लाइड पे। आतंकवादी गतिविधि पे मैं भी आपसे चर्चा कर रहा था। आतंकवाद गतिविधियों पे जहाँ गन का इस्तेमाल होता है, बमों का इस्तेमाल बहुत होता है, चाहे युद्ध का क्षेत्र हो या बड़े पैमाने पे जब आतंकवादी हमले होते हैं, बम का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, चाहे हैंड ग्रेनेड हो या बम हो। मैं थोड़ा सी चर्चा करूँगा बम के। बम ग्रीक भाषा के बम्बो शब्द से आया है, थोड़ी जानकारी है, आप जरूर इसको ध्यान दें। और अंग्रेजी भाषा के बम शब्द से ये पैदा होता है। बम का उद्देश्य नागरिकों
के बीच में विस्फोटक का एक बहुत भयंकर स्वरूप को इस्तेमाल करने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि उसके धमाके से जो आतंक होता है, उसके धमाके से जो तरंगे निकलती है, उस विस्फोटक जो आघात तरंगे निकलती हैं, नकारात्मक आघात तरंगे निकलती हैं, जिसके पीछे खालीपन छोड़ा जाता है विस्फोट होने के बाद, और बहुत ज़्यादा त्रासदी होती है। और उस त्रासदी में 3000 से 4500 फ़ारेनहाइट की तेजी से ऊष्मा पैदा होती है, जो एक विनाशकारी आघात होता है, और इसका रेंज बहुत सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। और इस नियम को चुनौती दी जा सकती है, जिसे हम कहते हैं थर्मोबैरिक हथियारों के सैन्य विकास द्वारा नकारात्मक आघात तरंगे प्रभाव विस्फोटक दायरों की वस्तुओं की राख करने की तीव्र तापमान संयोजन प्रक्रिया के एक शब्द है। अब इस जो भयानक आघात है, इसका उदाहरण आपने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के समय मानव बम के आघात के रूप में देखा है। एक छोटा आघात जिसमें एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति को आघात पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें 4, 5, 6, 8 दोस्त लोग तबाह हुए और आघात हुए। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय नागासाकी हिरोशिमा 9 अगस्त और 7 अगस्त की घटना के ऊपर में एक बड़े लार्ज स्केल पे आघात किया गया। हालांकि वो युद्ध वाला आघात था, और ये प्रधानमंत्री वाला आतंकवादी आघात। 11 सितंबर 2001 की हमला जो ट्विन टावर की बात कह रहा था मैं, उसमें लगभग 3000 लोग मारे गए और 19 अपहरणकर्ता भी मारे गए। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस कर्मियों सहित 836 आपात सेवक मारे गए थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमले मारे गए 2752 पीड़ितों में से न्यूयॉर्क शहर तथा पोर्ट अथॉरिटी के 343 अग्निशमक, 60 पुलिस अधिकारी। पेंटागन में हुए हमले में 184 लोग मारे गए। हताहतों में 70 देशों के नागरिक सहित नागरिकों की भारी संख्या में इसकी मृत्यु हुई। और इसमें आप बाद में जब चर्चा हुई तो मालूम चलता है उसमें जो धूल जो उड़े थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ढहने से, जो धूल जो एक पूरे आकाश को ढक लिया था पूरे बादल के स्वरूप में, फेफड़े के रोग से लगभग 250 लोगों की मृत्यु हुई। और बाद में धीरे और भी फेफड़ों के ग्रसित लोग पाए गए। ये फेफड़े का रोग जो हुआ वो क्या था? पर्यावरण का नुकसान, पर्यावरण के द्वारा होने वाली मृत्यु। पुलवामा जो कांड हुआ, उसके बाद जब भारतीय सेना ने आक्रमण किया भारत पे, पाकिस्तान पे, पाकिस्तान ने उन पर आरोप लगाया संयुक्त राष्ट्र संघ पे। उन्होंने कहा कि भारत ने पर्यावरणीय आतंकवाद हमला किया, जिससे हमारे बहुत सारे जंगल जीव जंतु तबाह हो गए। संयुक्त राष्ट्र संघ में मुद्दा उठाया, लेकिन बाद में मालूम चला कि बहुत कम क्षति हुई, और ये बात अभी भी पेंडिंग के रूप में है। वो बात उठते रहती है, बात चलते रहती है, लेकिन हमने वहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचा, ये गारंटी थी। लेकिन ये आतंकवादी गतिविधि नहीं थी, ये सैनिक कार्रवाई थी। लेकिन जो हमारे आतंकवादी गतिविधियाँ होती है, जिसमें बाद में और चर्चा होगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि आतंकवाद आजकल अपने छुपने का स्थान जंगल को बनाते हैं, और जंगल में छुपते हुए जंगल के बहुत बड़े भाग को नुकसान पहुंचाते हैं। और एक तो अभी मैं आपको आंकड़े और आगे चलूंगा, वो अपनी खींच निकालने के लिए जंगल को आग भी लगा देते हैं, और बड़े मात्रा में जंगल को नुकसान होता है। जहाँ एक तरफ जंगल हमारी गलतियों से, हमारे विकास की तेजी से पर्यावरण में हम उसको काटते जा रहे हैं, पर्यावरण नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहाँ पर आतंकवादी गतिविधि से सीधे असर पर्यावरण नुकसान पे होता है। मेरी स्लाइड्स जो है इस लेक्चर के दौरान आपको मिलेगी, उसमें बहुत सारे आपको आंकड़े दिखाई देंगे, बहुत सारे फोटोग्राफ दिखाई देंगे। ट्विन टावर कैसा था, वो बाद में क्या हुआ, कितने रेशियो में वहाँ पर धूल उड़े, और किस प्रकार से वहाँ पर जाकर लोगों को नुकसान पहुँचा। जो आतंकवादी गतिविधियों से जब बम फेंके जाते हैं, उससे क्या क्या नुकसान होता है, क्या दूषित पदार्थ हैं, स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या है, स्रोत क्या है, देखिए।